डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था। रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए, और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह रूल कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा, और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है? यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हां, ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को ये रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे, और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, एसेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है।
और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको असेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था, यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग असेट इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि असेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, पर क्योंकि ये ऑडियो बुक है और ऑडियो में हम आपको डायग्राम्स दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आसान सी भाषा में समझा देंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि हमने खुद इस बुक को 10 से 20 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 शब्दों को याद रखना है जो हैं इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। और बाकी के ये 2 शब्द हैं असेट और लायबिलिटीज। इन 2 शब्दों को, असेट और लायबिलिटीज को, जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के रिलेशन को नहीं जानते। इस रिलेशनशिप को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान सी डेफिनेशन सिखाई। उन्होंने कहा कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अच्छी, सिंपल और इजी टू यूज डेफिनेशन है ना? एसेट वो चीजें होती हैं जो मेरी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ये हमें पैसा बना कर देते हैं बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम घर रेंट पर दे देते हैं और उसे खुद एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते तो ये घर हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हर महीने इससे रेंट आता रहेगा। और इसी तरह हमारी कोई शॉप है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और हर महीने हमें उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसेट ही है। और इसके उल्टे लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा घर लेते हैं और इस घर से हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो इस घर ने एक ही बार में हमारा खर्च नहीं करवाया, बल्कि बार बार हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा और इसलिए ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कभी इसमें मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ेगा, जैसे लॉन को साफ रखने के लिए माली रखना पड़ेगा। और अगर सिंपल सा घर भी है तो भी हमें नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले ही ना, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि हम एटलीस्ट इन टर्म्स को और ये जो शब्दावली, ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम समझें
और लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज से पहले खरीदें। और यह ध्यान रखें कि एसेट्स से हमें ज्यादा पैसा आना चाहिए और लायबिलिटीज से हमारी जेब से कम पैसे जाने चाहिए। और अगर आसान करें तो असल में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी खरीदते रहिए। और इनके बीच को फर्क न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए एक आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि न तो वो इन शब्दों को समझ पाता है और ना ही इन नंबर्स को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या नंबर्स में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे के बारे में सीखना और समझदारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शब्दों में भी और नंबर में भी। ध्यान रखिए कि सिर्फ नंबर से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मायने तो पूरी कहानी के होते हैं। किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नंबर को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करता है। उसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोज दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कम पैसे होने की वजह से ना ये एसेट खरीद पाता है और ना ही लायबिलिटी। अब बात करते हैं मिडिल क्लास आदमी की। एक मिडिल क्लास आदमी के पास इनकम थोड़ी ज्यादा आती है और वो पैसे पहले उसके एक्सपेंस कॉलम में जाते हैं, यानी वो पहले अपने खर्चे पूरे करता है और उसके बाद वो लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि नई कार, नया मोबाइल फोन, नया घर वगैरह। ये लायबिलिटीज उसकी जेब से हर महीने पैसे निकलवाती रहती हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के पास बहुत ही कम एसेट्स होते हैं जो उसे पैसा कमा कर दे सकें। कई मिडिल क्लास लोगों के पास कोई भी एसेट नहीं होता है, यानी कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी रैट रेस में लगे रहते हैं। फाइनली आता है एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल। इसके पैसे खर्चने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इन लोगों का पूरा फोकस अपने एसेट कॉलम पर होता है, यानी ये अपनी इनकम से पैसा खर्च करके यही सोचता है कि वो ऐसी चीज कैसे बनाए या खरीदे जिससे उसे हर महीने पैसा मिलता रहे और इन पैसों के लिए उसे ज्यादा काम न करना पड़े। इनकी ये सोच होती है कि ये अपनी जिंदगी में एसेट बनाएंगे और उसके बाद ही लायबिलिटी लेंगे। इसलिए कई छोटे बिजनेसमैन को भी आपने यही कहते सुना होगा कि पहले दुकान फिर मकान। तो अभी हमने ये सीखा कि गरीब को एसेट या लायबिलिटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। मिडिल क्लास इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए लायबिलिटीज लेता जाता है, जो उसकी जेब से एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे निकलवाती हैं, और इसीलिए ये लोग रैट रेस में लगे रहते हैं। अमीर आदमी सबसे पहले अपने एसेट पर फोकस करता है। वो सोचता है कि पहले वो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ही लायबिलिटीज लेगा। बस पैसे खर्च करने की प्रायोरिटी ही किसी इंसान को अमीर तो किसी को गरीब बना देती है। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, और कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वो आदमी अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से इसीलिए शुरू की ताकि मैं ये बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गलती ये होती है
कि वे ये मानते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं, या ये पूछते हैं कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। पर यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे जायदाद, सैलरी में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को दिखाता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है कि मूर्ख और उसका पैसा जल्दी ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम एकेडमिक और प्रोफेशनल काबिलियत को हासिल कर सकें। बेशक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्रोफेशनल काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो होनहार स्टूडेंट आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, बस ये मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे की बहुत सी मुश्किलें हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बिजनेस पर काबू कर रखा है, गवर्नमेंट भी दखल दे रही है और कोर्ट में मुआवजे के केस फाइल हो रहे हैं वगैरह। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस का एकेडमिक सक्सेस से कोई सीधा रिलेशन नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने बिजनेस में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं पर अपनी प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते। उनकी एजुकेशन में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि कमी यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह से संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, पर पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ रेंट के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। प्रॉब्लम यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वो छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो लोगों की सैलरी होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी इनकम बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। एक एम्प्लॉय के लिए टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी, सीधा ही सबसे पहले उसका टैक्स कटेगा। बाद में बचे हुए पैसे उसे मिलेंगे, जिससे वो अपने बाकी के खर्चे करेगा, और टैक्स एक सबसे बड़ा एक्सपेंस है। फिर लायबिलिटी बढ़ने लगती है।
इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस यंग पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी इनकम बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे रेंट के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं, ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके लायबिलिटी का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से होम लोन और क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने हैं। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है, ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है और तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तब एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट, उनका घर, उसकी कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर करती है क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले इंटरेस्ट से उन्हें टैक्स में छूट यानी कि एग्जेम्पशन भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनका पेमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। प्रॉब्लम से डील करने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। दिवाली, न्यू ईयर की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं। पर अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे यंग कपल से हर समय टकराता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं पर उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं। वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की प्रॉब्लम सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वो कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले तो उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के थॉट कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों का डर।
समाज से कट जाने का डर, और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक असेट है, कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सेफ हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसे की बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता, इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर असेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है
और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक एसेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक, जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2, हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5, सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं, तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट बोले तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी, जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है
और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन्स हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इससे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या आप अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो। असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान है, जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न जनरली ये होता है। एक, आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग
मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सक्सेस से दरअसल आपका मालिक सक्सेसफुल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। 2, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही असेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है। असेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं, तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा, मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है।
आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला, अमीर असेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो असेट खरीद रहा है। चैप्टर 4 लेसन 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रोक से रिक्वेस्ट की गई कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन डिस्कशन के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वे बियर पीने के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। इसके लिए रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, क्या तुम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा कि यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा, क्योंकि ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा से यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? अब रे हंस दिए। वो बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। फिर वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का ओरिजिनल गोल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रोक के ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, तो वो ही उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज उनके पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, पर उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, पर मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रोक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। अगला सीक्रेट यह है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के बच्चों में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके उन्हें अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करने के बाद वे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, साइंटिस्ट, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, पर उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रोक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सचर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, पर उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुकिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक स्टडी करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसे अमीर बनाते हैं। फाइनेंशियल रूप से सिक्योर बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 रूल यह जानना है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच फर्क होता है और इसलिए हमें एसेट ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज्यादा सैलरी की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर और ट्रेनिंग लेने वाला हूं ताकि बेहतर जॉब पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 हफ्ते में जॉब छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जिसमें सैलरी ज्यादा हो। ज्यादातर ये समझदारी की बातें मानी जाती हैं, पर अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। तो आइडिया यह है कि सारे लोग सिर्फ अपनी इनकम को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो इनकम से आ रहे पैसों को असेट खरीदने में लगाते हैं जिससे उन्हें और पैसे आएं, तो वो अमीर बन सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से पुरानी सोच वाले होते हैं, यानी मैं रिस्क नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं होता। वे अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, वे गेम को सेफ तरीके से ही खेलते हैं। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से कम एम्प्लॉयज की जरूरत होने लगी तो बहुत से लोगों की जॉब चली गई। उस वक्त लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा है। उनका घर नाम का ही एसेट था, क्योंकि घर हर महीने उनकी जेब से पैसे निकलवा रहा था। उनकी कार, उनके दूसरे एसेट भी उन्हें जिंदा मार रहे थे। घर में रखे 50,000 रुपए के खरीदे गए मोबाइल फोन्स कुछ कमाकर नहीं दे रहे थे। जॉब की सिक्योरिटी न होने के कारण अब उनके पास जीवन चलाने का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो एसेट थे वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं लोन लेने के लिए बैंक में गया, लेकिन बैंक वालों को कर्ज लेने के लिए मेरे फाइनेंस की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए जो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे भरने को दी थी, उस एप्लीकेशन में अपने गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, रिस्ट वॉच, जूते और दूसरी चीजों को असेट वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का कारण यही था कि मैंने अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट क्लब कलेक्शन को एप्लीकेशन में असेट कॉलम में भरा था, बल्कि एक्चुअली में मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है जिसमें सैलरी मिलती हो। अब मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। कई बार जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम कुछ डिफरेंट सोच रहे होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं या 10 करोड़ रुपए के एसेट हैं। अब यह चीज एक्यूरेट नहीं है, और इसका एक रीजन यह है कि जिस पल आप अपने एसेट को बेचना शुरू करते हैं, आपको उससे मिले पैसों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इसीलिए इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी इनकम कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपने एसेट को बेचते हैं। पहले तो उनके पर्सनल एसेट आमतौर पर उस वैल्यू से बहुत कम में बिकते हैं जिस वैल्यू पर उन्होंने उसे खरीदा था, या अगर एसेट्स बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर गवर्नमेंट प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेती है, और इस तरह कर्ज को खत्म करने के लिए
जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की जॉब को करते रहें पर असली एसेट को खरीदना भी शुरू कर दें। पर ऐसे लायबिलिटीज या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार लाने पर कम हो जाए। आप जिस पल एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह असली एसेट नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे एसेट मानते हैं। पर इस बुक को सुनने के बाद आप इन्हें एसेट ना ही माने तो बेहतर है। बड़ों के लिए यही सही है कि अपने खर्चे कम कर लें, अपनी लायबिलिटीज को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट का फाउंडेशन बना लें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क क्या होता है। कॉलेज जाने से पहले ही उन्हें एसेट वाले कॉलम को बनाने की मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे जॉब स्टार्ट करें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसें, जॉब को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार में खरीदें, अपने बच्चे को यह सिखाना हमारा फर्ज है। मैं बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी जॉब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चे घर छोड़कर अपनी अलग फैमिली बनाने चले जाते हैं तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के एसेट को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी जॉब कहलाएगी। 2 स्टॉक, 3 बॉन्ड, 4 म्यूचुअल फंड, 5 इनकम देने वाला रियल एस्टेट, 6 नोट्स, 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, पेटेंट वगैरह से मिलने वाली रॉयल्टी, 8 और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो पैसे कमा कर देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जिसका एक रेडी मार्केट है। जब मैं छोटा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सिक्योर जॉब ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे बिल्डिंग और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उन्हें देख सकता हूं। जब प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम की वजह से यह नहीं सोचता कि मैं रियल एस्टेट यानी अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में क्यों आया। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक भी पसंद हैं, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक यानी शेयर्स। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, न कि कोई कॉर्पोरेट आदमी। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में यूएस मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्पोरेशन में भी। मैंने इन कंपनियों में बिताए हुए समय का मजा लिया है। इनसे जुड़ी मेरी कई अच्छी यादें हैं, पर अंदर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है पर उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वे भी आमतौर पर छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक बना देता हूं, यानी उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में सेल कर देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम कैपिटल वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं और वे खतरनाक हैं भी। पर अगर आप इन्वेस्ट करने से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और इस गेम को अच्छी तरह से जानते हैं तो रिस्क हमेशा कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के साथ मेरी स्ट्रेटजी यह होती है कि 1 साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचा रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मैं आमतौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं।
एक्चुअली अमेरिका में एक लॉ है जिसे कहते हैं 1031 लाइक काइंड एक्सचेंज। यानी अगर आप एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेचते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ या ज्यादा की खरीदते हैं